इस क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज ये पीटी 365 सामाजिक मुद्दे की सेकंड क्लास है, जिसमें हम बचे हुए टॉपिकों को पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे क्या होते हैं, उनके बारे में हमने ये 8, 9, 10 टॉपिक है, उनके बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की है कि ये चीज़ें क्या होती है, उनके मेन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उनके बारे में भी हमने चर्चा की है। अब आज इस लेक्चर की प्रारंभ करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू का डिस्कशन चाहते हो तो हमारे इसी चैनल पे आपको यूपीएससी के 1993 से लेके 2025 के एंड यानी 2024 तक आपको पीवाईक्यू का डिस्कशन हमारे इसी चैनल में मिल जाएगा, जो आप अवश्य देखें और उनके बारे में रिव्यू भी दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बच्चों से संबंधित मुद्दे। आज हम क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो टॉपिक डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या टॉपिक पहले पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले बच्चों से संबंधित जो भी घटनाएं घटित हुई है 1 साल के अंतर्गत, वो चर्चा करेंगे। दूसरी होती है कि वनरेबल सेक्शन के बारे में जो भी घटनाएं वो पढ़ेंगे। थर्ड, एजुकेशन के बारे में जो भी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह आई है, क्या अभी अर्ली एजुकेशन के बारे में क्या क्या पॉलिसी बनाई गई वो देखेंगे, और हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने 4 टॉपिक डिसाइड किए कंप्लीट करने का, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि चारों टॉपिक हो जाए, लेकिन 3 टॉपिक तो कम से कम हो जाना चाहिए हमारे इस लेक्चर में। आज ये पीटी 365 सामाजिक मुद्दों का सेकंड लेक्चर है, जिसमें सबसे पहले हम बच्चों से संबंधित यानी पेज नंबर 12 पे आ जाइए। चलो, ये पेज नंबर 12 पे आ गए। आज का टॉपिक है बच्चों से संबंधित घटनाएं क्या होती। 1 साल के अंतर्गत बच्चों से संबंधित जो भी घटनाएं घटित हुई थी, उनके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम। बाल श्रम के बारे में क्या क्या चीज़ें, आपको क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए, उन पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि इस थ्योरी पे। मैं जो बताता जा रहा हूँ उन चीज़ों को आप नोट कर लो, और उन चीज़ों पे आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो, जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम आते समय आपको रिवाइज करने में अच्छा रहे और इजी बना रहे, आपको बार बार इसको ना देखना पड़े। तो सबसे पहले इसमें हाल ही में बाल श्रम के स्वरूप से निपटने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के कन्वेंशन 182 की 25वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो आपको सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि जो बाल श्रम होता है वो क्या होता है। ये मेनली जनरल नॉलेज होता है, वो सभी को पता होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो। तब उसके बाद में हम इसमें पढ़ रहे हैं। चलो मैं इसको करता मेरे। ILO का कन्वेंशन 182 बाल श्रम के बेहतर रूपों पर प्रतिबंध एवं उन्मूलन से संबंधित होता है। सार्वभौमिक रूप से अभिपुष्टि यानी सभी देशों द्वारा अनुसम्मति वाला पहला कन्वेंशन। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं। भारत ने 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन 138वें के साथ 182 की भी अभिपुष्टि कर दी है। ये देख लो भारत में श्रम बल की स्थिति क्या है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है भारत के परिप्रेक्ष्य में, यानी भारत में जो चीज़ें इम्पोर्टेंट, भारत के कॉन्टेस्ट में जो बातें कही गई है, वो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले इसमें जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10.1 मिलियन बच्चे 5 से 14 वर्ष के बाल जनसंख्या का 3.9 अनुपात है। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी स्टेटमेंट डालता है, वो डाटा नहीं पूछेगा, लेकिन कंपेरेटिव आपको कुछ स्टेटमेंट डाल के क्वेश्चन पूछ सकता है। यह मुख्य श्रमिक या सीमांत श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। भारत में 55% बाल श्रमिक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। भारत में मुख्य रूप से कृषि, घरेलू उद्योग, सड़क किनारों में ढाबा आदि के बाल श्रमिक देखे गए हैं। ये देखे गए।
बाल श्रम रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए कदम। अब इसमें क्या है, अब इसमें सरकार के द्वारा उठाए गए कदम क्या होते हैं। आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता है बाल श्रम संबंधित मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। आर्टिकल 24 क्या कहता है, DPSP का 39A क्या कहता है। आर्टिकल 24 DPSP बोलता है कि यदि कोई भी बच्चा कारखाने, खदान, खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने वाले पर रोक लगाता है। यानी जो भी खदाने, कारखाने वगैरह हो गए और 14 साल से जो बच्चा कम एज का है, अगर वो बच्चा वहाँ पे काम करता पाया गया है तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। उसके बाद में ये हो गया एक हमारा फंडामेंटल राइट है। दूसरी चीज़ है DPSP। DPSP में क्या होता है, अब दूसरी चीज़ होगी DPSP। DPSP में क्या है, 39A ये क्या बोलता है, 39A क्या बोलता है, 39 बोलता है, थोड़ा मैं अपने पेन को चेंज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ येलो शेड। ये क्या बोलता है, राज्य ये सुनिश्चित करेगा, DPSP का मतलब राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि पुरुष और महिलाएं कारखानों के स्वास्थ्य और क्षमताओं द्वारा बच्चों के सुकुमार अव्यवस्था का दुरुपयोग न हो, और राज्य ये सुनिश्चित करेगा आर्थिक जरूरत से मजबूर होकर नागरिक को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े और इसकी आयु क्षमता का प्रतिकूल नियम कानून होता है। मतलब इसमें जो स्टेट होता है, स्टेट का रोल है कि स्टेट उन पे ध्यान रखे, स्टेट ध्यान पे रखे। अब इस टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंट हो गया, मौलिक अधिकार है, 24 इम्पोर्टेंट हो गया। आर्टिकल DPSP में आर्टिकल 39A है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, 39E है, ए नहीं है ई है, ये इम्पोर्टेंट हो गया कि ये क्या होता है। तो UPSC ऐसा स्टेटमेंट डाल सकता है कि हाल ही में चर्चाओं में उल्लेखित बाल श्रम संबंधित में DPSP के कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, वो दे सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में आगे चले तो कानूनी प्रावधान क्या हो गए। बाल श्रम निषेध और अधिनियम संशोधन अधिनियम 2016 ये सभी प्रकार के व्यवसायों में 16 वर्ष से कम आयु के बालकों और खतरनाक व्यवसाय 14 से 18 वर्ष के किशोरों को काम पर रखने पर रोक लगाता है। इस पे बात की गई है तो आपको ये दे सकते हो। उसके बाद में इंटरनेशनल पहल क्या हुई है बाल श्रम को रोकने के लिए, इंटरनेशनल पहल क्या हुई है बाल श्रम को रोकने के लिए। सबसे पहला है SDG सतत विकास लक्ष्य। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG ये कितने हैं, ये हो गए 17। ये आपको याद होने चाहिए कि क्या क्या है। अब इसमें बताया गया SDG वर्ष 7 वर्ष 2000 बाल श्रम के रूपों में उन्मूलन करना। यानी जो भी बाल श्रम हो रहा है, चाइल्ड लेबर, उन पे प्रतिरोध यानी उन पे रोक लगाना है, जिससे एक देश में एक सतत विकास और सतत सद्भावना और समाज में किसी भी प्रकार की बाल श्रम की प्रवृत्ति को ना देखा जाए, उन पे रोक लगाने की बात की गई है। दूसरी चीज़ है ये IPC यानी बाल श्रम उन्मूलन और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है सभी प्रकार के बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन के लिए। ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाल श्रम को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तीसरा हो गया संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय, ये एक इंटरनेशनल हो गया। इनके बारे में ये नाम याद रखना आपको कि इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें सबसे पहले जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। ज़्यादातर जो हेडक्वार्टर होते हैं वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में होता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ज़्यादातर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में होता है, तो उनको आप कॉमन मान लो, और जो कॉमन नहीं है तो उनको अलग से एक पेज में लिख के फाइल बना लो कि कौन सा संगठन है ये कॉमन, मतलब कॉमन की एक लिस्ट, फिर एक लिस्ट बना दो।
ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। उसके बाद में इसकी उत्पत्ति 1919 में हुई थी, प्रयास की संधि के तहत गठित हुई थी, ये चीज़ याद रखनी है आपको। प्रथम विशेष एजेंसी बनी थी कौन? 19 संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी। परिचय कौन सी त्रिपक्षीय? उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इम्पोर्टेंट है। श्रम मामलों को निर्धारित करके नीतियों को विकसित करने और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए गरिमापूर्ण कार्य निदान करना, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें इम्पोर्टेंट है कि भारत सदस्य कब बना था? भारत 1919 से इसका सदस्य है। कितने देश है? इतने देश हो गए इसमें। उसके बाद में नोबेल पुरस्कार शांति हो गया, ये आपको उतना याद नहीं रखना है। मौलिक घोषणाएं, मौलिक, ये 5, इसके 5 ये सिद्धांत है। कार्य स्तर मौलिक अधिकार, ये कार्य, ये 1 2 3 4 5, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी पीटी 2025, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आ गया सेकंड टॉपिक है बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज के बारे में क्या बात की गई है कि भारत में चाइल्ड मैरिज से संबंधित क्या कानून है, उनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और अभी 1 साल में क्या क्या इनके लिए वेलफेयर या इनिशिएटिव लिया गया कि चाइल्ड लेबर को कम किया जाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड वॉलेंट्री एक्शन द्वारा दायर की गई याचिका में बाल विवाह पर रोक के लिए दिशा निर्देशक जारी की है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 को व्यक्तिगत कानून और परंपरागत में बाधित नहीं किया जा सकता। भारत में बाल विवाह की स्थिति क्या है? विवाह की स्थिति क्या है? कौन कौन से राज्य है बाल विवाह से ग्रसित, उनके बारे में थोड़ा याद रखना। राजस्थान है, तेलंगाना, आंध्रा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार और असम, ये लगभग राज्य है, उनके बारे में याद रखना। जबकि इसमें सबसे पहला है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके बारे में याद रखना कि कौन 20 से 40 वर्ष की आयु महिलाओं की शादी 18 वर्ष के पहले कर दी जाती है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के बारे में ये थोड़ा उतना देख लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मुख्य दिशा निर्देशक नज़र पर डालें, न्यायिक उपबंध क्या होते हैं, ये चीज़ें। अब भारत में ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है कि कब ये कानून आया, उनके बारे में उतना नहीं। इसमें सबसे ये इम्पोर्टेंट है पीसीएमए, उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को रोकने और पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए कानून बनाया गया है। हाल ही में उन लोगों के लिए सज़ा बढ़ाई गई है जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं, सज़ा बनाई गई है उनके लिए बताई गई 21। इसमें क्या बताया गया है कि 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष की कम आयु लड़कियों को बालक और बालिकाएं माना जाता है। इसमें पढ़ लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ें, बस ये ध्यान रखना कि क्या क्या अभी चर्चा में था। सहमति की आयु हुई है। अब सरकार द्वारा उठाए गए कदम, ये इम्पोर्टेंट होगा। सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या होते हैं? किशोर न्याय अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना, आपातकालीन आउटरीच सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा महिलाओं को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। इससे संबंधित मुद्दे भी हैं, उन पर चर्चा करनी। ये जितने भी ये स्कीम्स है, स्कीम्स हो गई, स्कीम्स में आती है कि सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए, उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। इनके बारे में आप 2-2 3-3 लाइन में नोट्स बना लीजिए और वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद में किशोर न्याय अधिनियम, यानी इसमें 2018 का एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून का उल्लंघन करने वाले बालक की ओर से उसकी माता बनाम कर्नाटक राज्य मामले में निर्णय दिया गया है। इसमें किशोर बाल मतलब बालक ने उल्लंघन किया किसी कानून या किसी अपराध का, तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है इनिशिएटिव। सुप्रीम कोर्ट ने से जुड़े बिंदुओं पर नज़र दीजिए। प्रारंभिक मूल्य पर किशोर न्याय बोर्ड दिया गया है। प्रारंभ के लिए बालक की परिभाषा है 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हो, यानी जो 18 वर्ष की पूरा मतलब आयु ना 18 वर्ष से पूरी नहीं की हो, तो उसके लिए ये कानून बनाया गया है, वो बालक की श्रेणी में माना गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए? सबसे पहले इसमें उतना इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें नहीं है। बाल देखभाल संस्था का अनिवार्य पंजीकरण होना, बच्चों को आश्रम देने के लिए उद्देश्य से भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ लेना।
अब इसमें आ गया मॉडल फोस्टर केयर दिशा निर्देशन, यानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपडेट जारी किया। अब इसमें याद रखना है कि जो मॉडल फॉरेस्ट केयर दिशा निर्देशक कौन जारी करता है, वो केंद्रीय यानी सेंट्रल वुमेन एंड बाल विकास मंत्रालय जारी करता है। यह आपको याद होना चाहिए, उसके बाद में इसमें क्या क्या दिशा निर्देशक है। इसमें सबसे पहले दिशा मॉडल 2024 में बड़ी अगली कड़ी दिखाया गया है। इसमें उतनी चीज़ें सिंगल महिला लड़की और लड़की दोनों में से किसी को ले सकती है, फोस्ट केयर हो सकती है, मतलब उतना इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ देना। ये 2-3 टॉपिक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये इम्पोर्टेंट आ गया वनरेबल सेक्शन, जो कि क्रिटिकल हो गई, मतलब जिनका कंजर्वेशन की बात की जाती है, वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इसमें क्या होता है कि दिव्यांगजन यानी डिसेबिलिटी यानी PWD, डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी प्रकार की उसमें कुछ त्रुटि होती है, उसके बारे में है। इसमें सबसे पहले सफ़ेद रंग, पीला रंग और नीला रंग, इनके बारे में आपको चर्चा करनी है कि कौन सी। सफ़ेद रंग का 40% से कम दिव्यांगजन होता है, पीला का मतलब होता है 40% से ज़्यादा और 80% से अधिक होता है नीला। सफ़ेद का मतलब 40, पीला यानी 40 से अधिक और नीला यानी 80 या इससे अधिक। इसके बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद में पता नहीं कि कौन सा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2024 के तहत दिव्यांगजन अधिनियम 2024 अधिसूचित किया गया था। इसके बारे में चर्चा करनी, मतलब कौन सा मंत्रालय होता है तो दिव्यांगजन यानी डिसेबिलिटी के लिए इस प्रकार के अधिनियम मतलब बात करता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आ गया आपका PWD। दिव्यांगजन की परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है ये आप जान सकते हो कि दिव्यांगजन किसी व्यक्ति की दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक कमजोरी को दर्शाता है। यह कमजोरी के कारण दिव्यांगों को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है और दूसरे व्यक्तियों को के समान उनकी पूर्ण प्रभावित हो सकती है। ये हो गया। RPWD एक्ट हो गया। आबादी कितनी होती है 2.21 है, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार है। उसके बाद में PWD 66% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि PWD 21% बुजुर्ग है, जो कि माने गए हैं। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 जारी किया गया, तो उसमें क्या क्या बात कही गई थी, थोड़ा सा मिटा दें। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 में जारी हुआ था। उसका उद्देश्य था कि इस अधिनियम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना कि सभी दिव्यांगजन गरिमा के साथ में बिना किसी भेदभाव और समान अवसर के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर सकते। इसीलिए मतलब जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए, जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के में क्या होता है, मेट्रो चल रही है। मेट्रो में क्या होता है, दिव्यांगजन के लिए 2-2 कुर्सी यानी 2-2 चेयर्स डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व की गई है किसी प्रकार से, कि उस पर उनको लिए बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। उसके बाद में क्या हो गया, उसमें उतना एक बार पढ़ लेना क्या होता है। अधिनियम से प्रभावित क्रियान्वयन के प्रभाव हो सकते हैं। दिव्यांगजन हो गया। अब दिव्यांगजन के लिए क्या क्या चीज़ें बात की कि आपको एक थोरोली पढ़ लेना, उतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये वनरेबल में आ गया, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको। इसमें इम्पोर्टेंट है SDG 9, SDG 8, SDG 4, SDG 3, ये 4 SDG इम्पोर्टेंट आपके लिए। उसके बाद में विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह क्या होते हैं, यानी जो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप क्या होते हैं उनके बारे में बात की गई है। अब सबसे पहले इसमें हमको जानना है कि जो ट्राइबल्स ग्रुप है वो
कौन कौन से स्टेट्स में है उनके बारे में जान लो। ये कौन कौन से स्टेट है इनके बारे में थोड़ा सा नाम याद कर लो। उसके बाद में हम जानेंगे 2006 में ये उपबंध आया था, उसकी बात की गई, उसके बारे में देख लो। उसके बाद में कमज़ोर वर्गों के लिए कौन सा आयोग है, यानी जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, विशेष कमज़ोर जनजाति समूह के लिए सरकार द्वारा ढिबर आयोग की सिफारिश के आधार पर 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले 74 पीवीटी को प्रदान की गई है। और ओडिशा में 13 है और सभी राज्यों और केंद्र प्रदेशों में सबसे अधिक है, ये याद रखना आपको। उसके बाद में क्या है कि पहचान कैसे की जाती है, इनकी पहचान कैसे की जाती है। वन आधारित जीविका होती है, कृषि पूर्ण दिन यानी प्री एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं और घटती हुई इनकी आबादी और संख्याओं इसका अनुमान लगाया जा सकता है। साक्षरता के आधार पर बता सकता है कि ये निम्न है तो इसकी साक्षरता निम्न है, तो इसलिए इनके लिए वनरेबल, इनके लिए कोई इनिशिएटिव लिया जाना। आर्थिक पिछड़ापन है, ये भी एक विशेष रूप से इनकी पहचान करने का पैरामीटर है। उसके बाद में विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह का विकास योजना, इसमें उद्देश्य क्या है कि संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए सामाजिक आर्थिक विकास करना इनके लिए महत्वपूर्ण होता है, जिससे आने वाले समाज, आने वाले यूथ में ये एक संदेश दिया जा सकता है कि हर किसी की भी हमें रक्षा करनी चाहिए, जिनके वनरेबल यानी उनके संरक्षण की बात की गई है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे विमुक्त जनजाति यानी डीनोटिफाइड ट्राइबल्स होते हैं, जो घुमतू होते हैं, उनके बारे में प्रॉपर डाटा नहीं होते हैं। यानी डीनोटिफाइड ट्राइबल्स का मतलब होता है उनके बारे में ना गवर्नमेंट के पास में, ना किसी ऑथराइज्ड कंपनी या किसी भी निकाय के पास में उनका एक डाटा नहीं होता है, जिससे ये पता चलाया जा सकते कि कितने ट्राइबल्स हैं। तो इसलिए उनको डीनोटिफाइड ट्राइबल्स नाम दे दिया, DNT, ये इम्पोर्टेंस हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुकन्या समता बनाम भारत संघ और राष्ट्र अन्य मामले में कई राज्यों के जेल मैनुअल के प्रावधानों को खारिज कर दिया गया और मैनुअल में प्रावधान किया कि जेलों में जाति के आधार पर काम आवंटित किया जाता है निर्णय से संबंधित। अब इसमें ये टॉपिक कहाँ से है, मतलब इसके बारे में क्या है कि जो जेल में जो भी जनजाति है उनके जाति के आधार पर उनको काम बांटा गया है, तो उनके बारे में क्या क्या चीज़ें उनके बारे में चर्चा की गई। ये टॉपिक हो गया, एक बार पढ़ लेना है। अब सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए उनके बारे में पढ़ना। गैर अनुसूचित घुमतू अर्ध घुमतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। मैंने बोला घुमतू यानी जो किसी प्रकार आंकड़े नहीं उनके पास में, उनके बारे में राज्य सूची तैयार करने के बारे में जो मैंने बताया वो चीज़ आ गई। मतलब उनके बारे में सूची बनाया जाए और उनके बारे में प्रॉपर एक निकाय को प्रस्तुत की जाए वो सूची, जिससे वहाँ उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकते और उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। उसके बाद में DNT यानी डीनोटिफाइड ट्राइबल्स के छात्र छात्राओं के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मैट्रिक्स पूर्व और मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति की परियोजना की बात कही गई है। उसके बाद में DNT छात्रों के लिए छात्रावास के लिए बात की गई है, इनके सशक्तिकरण की बात की है, एम्पावरमेंट की बात की गई है, इनके बारे में कल्याण बोर्ड का गठन के बारे में बात की गई है। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में एजुकेशन आ गया। एजुकेशन में क्या है कि जो भी 1 साल का एजुकेशन के बारे में जो वेलफेयर की बात की गई है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, इसमें 1 साल में लीकेज हुआ था, उसकी वजह से न्यूज़ में है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में क्या चीज़ होती है। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो महिला और बाल विकास मंत्रालय होता है, उनने 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के लिए आधारशिला शीर्ष से एक नेशनल करिकुलम जारी किया गया है। इसकी आधारशिला क्या है, कौन सी एज के लिए, ये हो गया 3 से लेके 3 to 6। ये आपको याद रखना है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में कौन सी एज की चाइल्ड के बारे में बात की गई, 3 से 6 के बीच में। आधारशिला के बारे में क्या है कि 48 सप्ताह तक एक विस्तृत पाठ्यक्रम, इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल
की आयु के बच्चों के लिए लर्निंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो 3 से 6 साल की बच्चियाँ होती है, बच्चियाँ होती हैं, उनके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए लर्निंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। साप्ताहिक आधार पर खेल कैलेंडर शामिल किया जाना चाहिए, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति को अच्छा मजबूत किया जा सकते हैं और आने वाले समय में उनके लिए एक अच्छे बेहतर जनांगीय लाभांश मतलब उनको एक अच्छी एजुकेशन है और एक अच्छा दिमाग की प्रवृत्ति को पहचान पाए और उनके स्किल को, हुनर को पता चल सकते। उसके बाद में ये हो गया। अब इसमें क्या है, पंचकोश की बात की गई। इसमें पंचकोश की बात की गई जो कि इम्पोर्टेंट है। शारीरिक विकास होना चाहिए, प्राणिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक और चेतसिक विकास ये होना चाहिए। प्रारंभिक में क्या होना चाहिए, पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। लर्निंग में सकारात्मक माहौल दिया जाना चाहिए, जिससे वो वहाँ पे आने में एक प्रोत्साहन हो पाए। थर्ड हो गया खेलों में खेल में सिखाए, मतलब उसका मस्तिष्क यानी खेलों के जरिए प्राप्त ज्ञान और सीख बच्चों के मस्तिष्क पर एक स्थायी छाप छोड़ देता है। कुछ खेल आधारित गतिविधियां पहली रोल प्ले इत्यादि के माध्यम से की जानी चाहिए, जिससे बच्चे किसी चीज़ को जल्दी सीख सके। अब इसमें क्या है कि अर्ली चाइल्ड वर्क के लिए क्या क्या बताया गया है। हमारा एक DPSP हो गया, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 45 राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान किया जाना चाहिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। कौन सा है निःशुल्क शिक्षा के लिए, DPSP कौन सा हो गया, 45 DPSP हो गया। हमने पढ़ा था बाल श्रम में 39 DPSP ई पढ़ा था। फंडामेंटल राइट 24 पढ़ा था। क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट पढ़ा था। उसके बाद में DPSP पढ़ा था हमने, 39 ई पढ़ा था। अब DPSP पढ़ रहे हैं हम 45। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गए। उसके बाद में अब इनके लिए पहल क्या की गई है। पहल में भारत के लिए पहल है मिशन शक्ति हो गया, आंगनवाड़ी वाली हो गई, एकीकृत बाल विकास। वैश्विक में क्या यूनेस्को ने प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए की गई है। ये CRC यानी चाइल्ड के लिए बात की गई। ये आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नवचेतना नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्ड स्टिमुलेशन, जन्म से 3 वर्ष के बच्चों के लिए अवचेतन फ्रेमवर्क जारी किया गया। अब इसमें क्या करना है, ये हो गया 0 से 3 हो गया, फिर वाला हो गया 3 से 6। इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, ये इम्पोर्टेंट है। वही चीज़ें बताई गई है इसमें जिसमें पहले वाले में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हायर एजुकेशन के बारे में बात की गई है, यानी जो हायर एजुकेशन होती है उसके बारे में क्या है। UGC ग्रांट कमीशन, UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्चतर शिक्षा में रिक्सिंगिंग ऑफ प्रायर लर्निंग के बारे में दिशा निर्देशन मसौदा का तैयार किया गया है। इसमें यह किसी व्यक्ति के मौजूद ज्ञान और कौशल में औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक लर्निंग के माध्यम से प्राप्त अनुभवों का मूल्यांकन करने वाली औपचारिक व्यवस्था बताई गई है। अब इसमें ज्ञान और कौशल औपचारिक हो गई जो हम सीख रहे हैं, अनौपचारिक हो गई अनफॉर्मल के बारे में। अनौपचारिक लर्निंग वो होती है जिसके माध्यम जो हम ट्रेवलिंग करके, जो हम घूमते हैं, उनसे हम सीखते, जो भी हम देख के जो नॉलेज सीखते, देख के ऑब्जर्व करके, जो एनालिसिस करके, जो हम अनुभव से सीखते, उसको अनौपचारिक लर्निंग कहते हैं। उस पर जोर दिए जाने की बात की गई है। इसमें बताया गया, यह उतना देख लेना एक बार। उच्चतर शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य क्या होते हैं। 2030 तक के प्रत्येक जिले में निकट कम से कम एक बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। 2035 का लक्ष्य भी बताया गया, 2040 का बारे में बताया गई है, और 35 तक 50% बढ़ाना है। 2025 स्कूल में उच्चतर शिक्षा का ज्ञान में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। उसके बाद में हो गया
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फ्रेमवर्क। प्रधानमंत्री अनुसंधान नेशनल रिसर्च के स्थायी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई है। अब इसमें क्या क्या बताया गया है वो उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, एक बार उसको पढ़ लो आप, तब आप क्लियर हो जाएगा। उसमें मतलब इसमें क्या क्या होता है बस ये ध्यान रख लो कि इसका जो गवर्निंग बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी में सबसे पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पदेन उपाध्यक्ष होता है केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री और शिक्षा मंत्री होता है, और ये भारत सरकार का एक प्रधान वैधानिक सलाहकार ही होता है इसमें। अब इसके बाद में अगर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, ये क्या होता है आपको बता देता हूँ। NIRF नेशनल रैंकिंग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग होती है, जैसे JNU हो गया, DU हो गया, DU में अलग हो गया, BHU हो गया, इनकी क्या होती है एक रैंकिंग दी जाती है नेशनल, उनके बारे में बात की गई है। तो इसमें कौन सी एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इंडिया रैंकिंग जारी किया गया है। 2024 में लॉन्च की गई थी, बात ये 24 में लॉन्च हुआ था। उत्पत्ति के बारे में देख सकते हो, और तो इतना ही है। अब और टॉपिक है विदेशी विश्वविद्यालयों में भारत में कैंपस, यानी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है वो इंडिया में अपना यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है। ये क्यों चर्चा में कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने जो गुरुग्राम में अपना कैंपस स्थापित करने की बात आश्वासन दिया गया है उसके बारे में। तो इससे क्या होगा कि एक भारत को वैश्विक पटल पर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का एक मौका मिलेगा। ये आज आपके टॉपिक हो गए, कितने टॉपिक हो गए आपके, आज 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये हेल्थ का टॉपिक है, हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।